क्या पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आईएसआई भारत की रक्षा के लिए बनाई गई? भारतीय फिल्मों में आईएसआई का चित्रांकन यदि समीप से देखें तो यह संस्था भारत को समर्पित दिखती है। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी तरह। हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। पठान से पहले सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है में भी आईएसआई को भारत की रक्षा वाले ऑपरेशन का भाग दिखाया जाता है, भारतीय संस्था रॉ के साथ। क्या डिसाइड किया? रॉ आईएसआई साथ में करते ना सर। क्या यह संभव है? धरातल का सत्य तो कुछ और ही है। 1993 का बम धमाका, IC 814 का हाईजैक, 26/11 का कांड, सब आईएसआई द्वारा लिखे गए इतिहास के पन्ने हैं। अंतर केवल यह है कि स्याही के रूप में भारतीयों ने अपना खून दिया है। कुछ लोगों के अनुसार फिल्म को गंभीरता से ना लेकर मनोरंजन के लिए देखना चाहिए, परंतु जब देश के 52% नशाखोर फिल्मों से प्रेरणा प्राप्त हों तो फिल्मों के प्रभाव को गंभीरता से लेना बनता है, उस देश में जहां इतिहास लोग पुस्तक से नहीं फिल्मों से सीखते हैं। Just ask any viewer if he can laugh at Khilji. Nobody can laugh because Khilji has been shown as a great, like he is a winner in the end. एक अध्ययन के अनुसार आप जो पढ़ते हैं उसका केवल 10% आपको याद रहता है, परंतु आप जो देखते और सुनते हैं उसका 50% आपके मस्तिष्क में वास कर जाता है। ऐसे में आईएसआई का फिल्मों में यह चित्रण भयावह है। डरिए मत, आईएसआई का धरातल पर सच्चा रूप इससे भी डरावना है। क्या है आईएसआई का सत्य? भारत का रक्षक या भक्षक? क्यों किया गया इसका निर्माण? और भारत के मस्तक पर कितनी रक्त की रेखाएं यह संस्था खींच चुकी है? आज सांप को पिटारे से निकाल कर नचाया जाएगा। रेड फाइल्स के इस विध्वंसक प्रकरण में हमारा समर्पण आकर्षक है, तो इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या है आईएसआई? वो संस्था जिसने भारत की रक्षा करने वाली महिलाएं काम करती हैं, या वो संस्था जो भारत के जवानों को फंसाने वाली महिलाएं निर्मित करती है? चलचित्र की ऐनक उतारते ही यथार्थ नेत्रों से लहू निकालने के लिए पर्याप्त है। पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान के आईएसआई ने हमारे फौजियों को ट्रैप करने के लिए, हमारे फौजियों से जुड़े लोगों की सीक्रेट जानकारी हासिल करने के लिए हजारों लड़कियों को रिक्रूट किया है। मई 2022 में ऐसी ही एक पाकिस्तानी आईएसआई की महिला ने भारतीय जवान को हनी ट्रैप किया। लक्ष्य भारत की बर्बादी के लिए भारत के रहस्य जानना था। ऐसे कई केस हैं, परंतु कितने लोग ये बातें जानते हैं? हाँ, चलचित्र में आईएसआई कैसे भारत को बचा रहा है यह सबने देखा है, और इसीलिए आईएसआई द्वारा भारत की बर्बादी लिखने का सत्य वृतांत बताना आवश्यक है, परंतु उसके लिए थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा। इंटर सर्विसेज ऑफ इंटेलिजेंस यानी आईएसआई 1948 में बनी। MID को तोड़कर आरंभ में इसका काम पाकिस्तानी सेना के कार्यों में समन्वय बिठाना था, परंतु 60 के दशक में यह संस्था शक्तिशाली बन गई जब जनरल आयूब खान ने सत्ता को हथिया लिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो के समय आईएसआई की धार कुंद पड़ गई, पर भुट्टो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करने वाला था, जिया उल हक को सेना अध्यक्ष बनाकर, क्योंकि 1977 में यही जिया उल हक भुट्टो से सत्ता छीनकर 2 वर्ष उपरांत उसे फांसी पर लटकाने वाला था। जिया उल हक के समय ही आईएसआई की शक्ति को अंतहीन किया गया, क्योंकि अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था रूस के विरुद्ध। अमेरिकी CIA शस्त्र, धन और साधन उपलब्ध करवा रही थी अफगानिस्तान में इसी आईएसआई की सहायता से। यहीं से आरंभ हुआ K2 योजना का, यानी कश्मीर और खालिस्तान। 1987 में पहली बार JKLF के उग्रवादियों को तैयार किया गया कश्मीर के लिए रिक्त पड़े अफगानी मुजाहिद शिविरों में। बेनजीर भुट्टो आए, नवाज शरीफ आए, तब तक अफगानिस्तान रूस का मुद्दा समाप्त हो चुका था। भाड़े के अफगानी लड़ाके खाली बैठे थे। नवाज शरीफ पाकिस्तान में शरिया के अनुसार पाकिस्तान को चलाने का विधान ला रहे थे, और अफगानी लड़ाके कश्मीर में घुस रहे थे, और इनके सर पर हाथ था आईएसआई का। कहां से आता था धन कश्मीर को जलाने के लिए? CIA की 1992 की प्रदर्शित 21 पन्नों की इस रिपोर्ट के अनुसार धन का एक अंश आईएसआई द्वारा बनाई आतंकी संस्थाएं जो थी वो हीरोइन का विक्रय करके प्राप्त करती थी। नवाज शरीफ केवल चेक के माध्यम से 10 करोड़ रुपया जमात इस्लामी को देते थे कश्मीर के लिए। आईएसआई इससे कहीं अधिक देता था, और ये सब इतना व्यवस्थित था कि आईएसआई ने 50 आतंकवाद के शिक्षक
लीबिया से मंगवाए थे कश्मीर में। शस्त्र कहां से आते थे? अमेरिकी CIA ने केवल 1987 में 65,000 टन शस्त्र अफगान युद्ध को लिए दिए थे, जिन्हें ISI आगे पहुंचाता था। अमेरिका इसका लेखा जोखा नहीं रखता था और ISI इन्हें चुराता था। यह मैंने नहीं कहा है, ISI के पूर्व अध्यक्ष ने 1993 में न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि कैसे ISI के पास अभी भी 30 लाख से अधिक AK-47 पड़ी हैं उस समय की। पंजाब और कश्मीर में यही शस्त्र गरज रहे थे। आपके पटल पर चल रही SATP की यह सूची केवल 2001 से 2004 के मध्य हुई आतंकी घटनाओं को दिखाती है। यह घटनाएं भारत के हर क्षेत्र में हुई, जम्मू से लेकर हैदराबाद तक और न्यायपालिका से लेकर ट्रेन तक। जमात इस्लामी, हिजब इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन, तालिबान, हरकत उल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, सब ISI ने बनाए या मदद की। इन संगठनों के कार्य एक उदाहरण से देखिए। 1996 में सरकार बदलने के पश्चात 60 दिन का एक अंतराल ऐसा आया जब कश्मीर में 400 लोग समाप्त कर दिए गए और 200 से अधिक भवन खंडहर बना दिए गए, इन्हीं ISI के द्वारा पोषित संगठनों द्वारा। 1998 की मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार ISI भारत पर एक टिड्डी दल की भांति टूट पड़ा था और लक्ष्य केवल कश्मीर नहीं, असम, बिहार, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई भी थे। अमेरिका ने अपने शस्त्रों का लेखा जोखा नहीं रखा तो परिणाम भारत ने भोगा। कदाचित उन्होंने गलत डेटा साइंटिस्ट का कोर्स कर लिया था या किया ही नहीं होगा, और यही गलती करने से आपको बचाता है कोडिंग इन्वेडर्स। नहीं समझे? अरे भाई, जीवन में हम समझ नहीं पा रहे होते कि क्या करें। IT क्षेत्र में जॉब और पैसा दिखता है, पर IT में कौन सा कोर्स करें यह समझ में नहीं आता। इसे सुलझा दिया है कोडिंग इन्वेडर्स ने IT प्रोफेशन फ्रॉम स्क्रैच टू एम्प्लॉयमेंट कोर्स के साथ, जो 9 महीने का कोर्स है, परंतु पहले 6 हफ्ते आपको केवल IT के सबसे अच्छे 6 कोर्सेज का बेसिक सिखाया जाता है। इस समय में आपको ये समझ आ जाता है कि कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा है। बाकी 7.5 महीने में आपको उस कोर्स का मास्टर बनाया जाता है। आपका बैकग्राउंड IT क्षेत्र से है या नहीं, यह मायने नहीं रखता, क्योंकि कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। 9 महीने का ये कोर्स है, कंपनी के अनुसार 100% जॉब गारंटी के साथ, जिसे कोडिंग इन्वेडर कागज पर लिख कर देता है। यानी या तो जॉब मिलेगी या कोर्स का पैसा वापस। 20,000 से अधिक लोग अपना करियर इसमें बना चुके हैं। 300 से अधिक हायरिंग पार्टनर्स के साथ कोर्स को डिजाइन Amazon, Philips, Zee और Deloitte के एक्सपर्ट्स ने किया है, जो 1 महीने की इंटर्नशिप आपको देता है जॉब के साथ। BB20 कोड का प्रयोग करने पर आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जी, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, कोड लगाइए, डिटेल्स स्वयं पढ़िए और ज्वाइन करिए इस जॉब गारंटेड कोर्स को। ISI का इतिहास और उसकी भारत पर चोट को संक्षेप में हमने जाना, परंतु केवल इतिहास से तो काम नहीं चलता। भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को ISI ने कैसे दहलाया, वो आगे देखते हैं। कश्मीर ISI का मैदान था, परंतु संपूर्ण भारत एक प्रयोगशाला। 12 मार्च 1993 मुंबई में धमाके होते हैं, 200 लोगों की मृत्यु और 700 घायल। ये आंकड़े तत्परता दिखाते हैं ISI की, जो भारतीय जांच के अनुसार इस विप्लव की उत्तरदायी थी। धमाके के बाद धुएं का गुबार छटा तो तबाही का मंजर सामने आया। बेसमेंट की पार्किंग में RDX से लदी एक कार में टाइमर के जरिए धमाका हुआ था, जिसमें 84 बेगुनाह मारे गए और करीब 225 जख्मी हुए थे। इस घटना के पश्चात भारतीय जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी की एक मीटिंग में ISI के डिजाइन पर चर्चा हुई। इसी मीटिंग में बताया गया कि ISI का मेन टारगेट बॉम्बे के न्यूक्लियर प्लांट को फोड़ना था। बाकी 2006 की ट्रेन बॉम्बिंग्स हों या 2008 में 26/11, ISI भारत पर सारे लक्ष्यों को भेद रहा था। धमाकों की संख्या से पहले धमाकाखोरों को देखना चाहिए। जनवरी 1997 पुलिस 10 किलो RDX के साथ दाऊद के गुर्गों को पकड़ती है। दिसंबर 1996 में भी 2 लोग RDX के साथ पकड़े गए थे और फिर 1999 में 10 किलो RDX पकड़ा गया हरकत उल अंसार के आतंकियों के पास। इतनी संख्या में इतना फ्रीक्वेंट RDX मिलना संकेत करता है कि ISI और उसके द्वारा घोषित आतंकी समूह आपके घरों तक पहुंच चुके थे RDX के साथ, और इसका परिणाम था विस्फोट।
विस्फोट जो 1996 में लाजपत नगर, 1999 में लाल किला, 2001 में भारतीय संसद, 2005 और 2008 में दिल्ली के बाजारों में हुए और 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट में, सब आईएसआई की छाप लिए हुए थे। 2002 में अक्षरधाम मंदिर आक्रमण हो गया और 2008 में अहमदाबाद में 70 मिनट में 21 धमाके। अछूता गुजरात भी नहीं था। हैदराबाद को आईएसआई ने अपना मुख्य अड्डा बनाया। कार्य संचालन कितना सरल था यह हदप्रभ करता है। अमीन मीर नाम का कश्मीरी छात्र हैदराबाद से एक बार में एक व्यक्ति को चुनता था जिसे कलकत्ता में निसार अहमद के पास भेजा जाता था। निसार उसे आगे शौकत के पास भेजता था जो फल निर्यातक था, और शौकत बंदे को बांग्लादेश, जहां कागज पूरे करके उसे कराची भेजा जाता था, जिन्हें वहां तैयार किया जाता था रक्त बहाने के लिए। हैदराबाद में घरों में छापों में AK-47 निकल रही थी। 1992 के दुष्प्रचार वीडियोस लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे। आईएसआई चरम पर थी और हैदराबाद से ऐसे अनेक लोग पकड़े गए थे। आईएसआई के प्रभाव से उत्तर पूर्व भी नहीं बचा था। उल्फा, NSCN, बोडो सिक्योरिटी फोर्स, PLA जैसे संगठनों को आईएसआई का सपोर्ट मिल रहा था बाहर से। भारत के भीतर से इन्हें कौन सपोर्ट करता था? हमने बुरहान वानी की शहादत के बाद देखा जिस तरह पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ, इकोनॉमी कश्मीर की तौर बर्बाद करके रख दी। लेकिन मेनलैंड इंडिया में एक शख्स भी नहीं है जो कि सही मानों में कश्मीर का जिक्र कर सके, वो भी मेनलैंड इंडिया में। बल्कि मेरे लिए तो एक चैलेंज था कि मैं किस तरह किसी इंडियन जर्नलिस्ट को ये कन्विंस करूं कि यार कोई अखबार में एक अच्छा सा आर्टिकल लिख दो कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। एक खातून जो मुझे मिली जो बहुत प्रोमिनेंट, शोभा दे, शी रोट एन आर्टिकल, उससे मैंने मुलाकात की, समझाया, तो उन्होंने आर्टिकल के आखिरी एक सेंटेंस लिखा कि नाउ द टाइम हैज कम टू रिजॉल्व दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल थ्रू अ प्लेबिसिट। भारत के हर क्षेत्र को आतंकित करने वाली आईएसआई के आतंकी भारत में थोक के भाव बिखरे पड़े थे। केवल 2001 से 2004 तक 40 धमाके, अधिकांश में आईएसआई का हस्तक्षेप, आईएसआई का सत्य बताता है। परंतु क्या आईएसआई धमाके तक सीमित रही या इसके आगे भी कुछ और था? वो आगे देखते हैं। आईएसआई ने भारत के हर क्षेत्र पर आक्रमण किया, परंतु ये आक्रमण किस प्रकार के थे, क्या इसका अनुमान है आपको? नेत्र फटेंगे, जबड़ा गिरेगा जब दैत्य का पूर्ण स्वरूप आप देखेंगे, क्योंकि विस्फोट और आतंक तो केवल एक माध्यम था। पंजाब की नशा समस्या पर आज चलचित्र बन रहे हैं। 2022 की नाटो की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में नशे का वितरण और फैलाव होने में आईएसआई बड़ा कारक है। 2009 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट भी आईएसआई द्वारा भारत में नशे के वितरण को रेखांकित करती है। क्या कारण है इसका? पंजाब में आतंक को जीवित करना। Narcotics into India, resulting in a dramatic rise in heroin consumption in Jammu and Kashmir. The network infiltrated deep and is used to fund terror and extremist insurgents. The aim of the group is to create radicalized addicts and use them as sleeper cells. CNN News 18 also learned that the bigger focus is on border states like Punjab. क्या इसे नार्को जिहाद कहा जाए? कितने शब्दों के संग जिहाद जोड़ोगे? नार्को जिहाद के आगे आरडीएक्स जिहाद। रिपोर्ट के अनुसार 50 ग्राम आरडीएक्स मनुष्य की मृत्यु के लिए पर्याप्त है और 60 किलो आरडीएक्स संपूर्ण राष्ट्रपति भवन के लिए। भारतीय संस्थाएं 1993 के मुंबई विप्लव के योजना और क्रियान्वयन में आईएसआई का हाथ बताती हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 1993 में जितना आरडीएक्स प्रयोग हुआ उतना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं किया गया। 800 किलो, 240 किलो, 1200 किलो आरडीएक्स मिलना भारत में सामान्य था। आज क्या स्थिति है? 2021 में आईएसआई के 2 आतंकियों को भारत में पकड़ा आरडीएक्स के साथ। लक्ष्य था इमारतों को उड़ाना। योजनाएं तो वही हैं, कदाचित विफल हो रही हैं। The Bank of Baroda office above the basement was blown to smithereens. The impact of the explosion was so strong that it even shattered window panes of the surrounding building. इससे भी आगे अर्थव्यवस्था जिहाद। भारत की अर्थव्यवस्था में छोटे बाजारों की भूमिका असामान्य है। अचानक से यदि इन्हीं बाजारों में आग लगने लगे तो 2017 में चांदनी चौक के बाजार में भयंकर आग लगी। 50 दुकानें, करोड़ों का माल जल गया, इमारत तक गिर गई। 2022 में यह पुनः इस स्थान पर हुआ। किसने किया ये?
भारतीय एजेंसियों के द्वारा अवरोधित कुछ कॉल्स इसमें आईएसआई की भूमिका बताती है। क्या इसे अर्थव्यवस्था जिहाद कहें? पर क्या ट्रेन जिहाद के बारे में आप जानते हैं? कानपुर में 2017 में 2 ट्रेन पटरी से उतर गई, दुर्घटना हुई और सैकड़ों लोग मारे गए। जांच करने पर पता चला किसका नाम सामने आया? भारत के खिलाफ साजिशें करने वाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई चाल का खुलासा हुआ है। भारत में हो रहे ट्रेन हादसों के पीछे आईएसआई का हाथ सामने आया है। बिहार पुलिस ने इस साजिश का खुलासा किया है। पिछले दिनों कानपुर के पास हुए भयानक रेल हादसे में भी प्लेन हाईजैक के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं। किस प्रकार भारत का विमान IC-814 हाईजैक किया गया, कैसे आईएसआई का हाथ था इसमें, किस प्रकार हाफिज सईद को छुड़वाया गया, यह सब सर्वविदित है। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाले आगंतुकों का प्रयोग, भारतीय मुसलमानों का प्रयोग, दूसरे देशों से गनमैन भारत की धरती पर भेजना, आईएसआई ने नित नए उपाय किए हैं भारत को बर्बाद करने के। इसमें पैसा और मस्तिष्क दोनों का प्रयोग किया गया है। दुर्भाग्य से यह सारा मस्तिष्क केवल यहीं लग गया, तभी पाकिस्तान आज कटोरा लेकर खड़ा है। परंतु किस प्रकार आईएसआई ने भारत के पड़ोसी देशों का प्रयोग किया भारत के ही विरुद्ध, वो आगे देखते हैं। यदि आपके देश में नकली नोटों की समानांतर अर्थव्यवस्था चलाई जाए तो आप क्या कहेंगे उसे? यदि करने वाली संस्था आईएसआई हो तो सरल शब्दों में आर्थिक जिहाद, जो भारत के विरुद्ध हुआ नेपाल की भूमि का प्रयोग करते हुए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की भारतीय करेंसी बरामद की है। सभी नोट 500 के हैं। पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक पाकिस्तानी और 5 नेपाली नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। यह घटना वर्तमान की है, परंतु इसका इतिहास आपको 1994 में ले जाएगा, जब काठमांडू के पाकिस्तानी दूतावास में अरशद चीमा पकड़ा जाता है भारी भारतीय नकली नोटों के साथ, जिनका प्रयोग RTX प्राप्त करने और उसे आतंकियों तक पहुंचाने में होता था। परंतु अरशद चीमा की योग्यता कुछ आगे की थी। Arshad Cheema, first secretary at the Pakistan Embassy in Nepal. Mr. Cheema was arrested in 2001 with explosives, 16 kilos of RDX. What use does a diplomat have of RDX? We don't know. Or we do, but why state the obvious? एक राजदूत का योगदान RDX के डिस्ट्रीब्यूशन में, प्लेन की हाईजैकिंग में, यही आईएसआई है। परंतु यह एक इकलौता मामला नहीं है। अगस्त 2003 में एक और पाकिस्तानी राजदूत नकली नोटों के साथ नेपाल में पकड़ा जाता है। ये ऑपरेशंस आईएसआई के लोग चलाते थे नकली नामों के साथ, और इन्हें साथ मिलता था डी कंपनी का। एक अनुमान के अनुसार आईएसआई 2010 में भारत में 10,000 करोड़ की नकली मुद्रा का वितरण करने पर योजनाबद्ध था और इसके लिए नेपाल से राजनीतिक सहयोग तक प्राप्त कर चुका था। यह है नेपाल का बिगड़ैल राजकुमार, नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र का बेटा पारस, जिसके कारनामों से नेपाल के लोग ही नहीं पूरी दुनिया वाकिफ है। अब इसका नाम आ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर करने की साजिश रचने में, भारत में नकली नोटों की खेप सप्लाई करने में। परंतु केवल नेपाल का प्रयोग नहीं किया आईएसआई ने। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंक को प्रक्षय देने वाले शिविर बांग्लादेश में चलाए जाते थे, और चीन किस प्रकार कार्य आया होगा आईएसआई के, यह तो सर्वविदित है। यही कारण था कि 27 जनवरी 2002 को यूएस के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा पाकिस्तान को वार्न किया गया कि उसे एक आतंकी राष्ट्र घोषित किया जाएगा यदि वो भारत के प्लेन को हाईजैक करने वाले आतंकियों को सपोर्ट करता रहा तो। पर हाईजैकिंग के पीछे की रीढ़ की हड्डी तो आईएसआई ही था। संस्था जिसे विश्व के सर्वोच्च देश आतंकियों का समर्थक कह चुके हैं और जिसका लक्ष्य भारत पर आघात हो, क्यों उसे भारतीय फिल्म भारत का ही रक्षक दिखाती हैं, वो आगे देखते हैं। पाकिस्तान और उसकी गुप्तचर संस्था आईएसआई की गतिविधियां क्या प्राप्त कर पाई? भारत को व्यथित तो किया, परंतु लक्ष्य तो भारत को बर्बाद करने का था। भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा है और पाकिस्तान कटोरा लेकर। भारतीय फिल्मों में आईएसआई भारत का मित्र और भारत का रक्षक कैसे बनता है, यह शोध का विषय है। 2020 की इस रिपोर्ट के अनुसार 15 आईएसआई के आतंकी भारतीय सेलेब्स के संपर्क में थे। कदाचित ये रिपोर्ट कुछ और प्रकाश डाले, जिसमें आईएसआई के बॉलीवुड में संपर्क और शाहरुख जैसे सितारों के व्यापारिक संबंधों पर लिखा गया है। सत्य की खोज जांच संस्थाएं करें, परंतु बॉलीवुड का आईएसआई को भारत का रक्षक दिखाना शर्मनाक है, क्योंकि ये वो संस्था है जिससे हमारे देश के मस्तक पर रक्त की रेखाएं खींची हैं। यदि सत्य हृदय में घात कर गया है तो शेयर अवश्य कीजिएगा, अन्यथा फिल्मों की आईएसआई ही जीतने वाली है। कोडिंग इन्वेडर का स्पेशल जॉब ओरिएंटेड कोर्स
ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, एक बार उसे देखें अवश्य। अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण में।